हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2018 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये पार्ट 5 का कंटिन्यूड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पिछली वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के बारे में और इस क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व किया था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से और ये चीज जानी थी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन C1। आज की वीडियो में जो है हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम और जानेंगे कि क्या इससे भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन C आता है या नहीं है। आज के क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम के बारे में। इसमें बेसिकली क्या है कि C जो है वो एक सिंपल क्लोज कॉन्टूर है जिसे डिस्क्राइब किया गया है पॉजिटिव सेंस के अंदर। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास f फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इस C के अंदर भी और इस C के ऊपर भी, लेकिन कुछ सिंगुलर पॉइंट्स को छोड़ के, और वो सिंगुलर पॉइंट्स कुछ इस तरीके के हैं z के, जहां पे k जो है वो 1 2 3 सो ऑन अप टू n है और ये सारे के सारे सिंगुलर पॉइंट्स जो है वो लाई करेंगे इस C के अंदर। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि इंटीग्रल ओवर C f ऑफ z इंटू डी जो है वो बराबर होगा 2 पाई आयोटा इंटू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू z के। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं डायग्रामेटिकली कहूं तो इस केस में क्या है कि C जो है वो एक सिंपल क्लोज कॉन्टूर है जो कि पॉजिटिव सेंस में है। पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और साथ ही साथ f फंक्शन जो है वो एनालिटिक है इस C के अंदर भी और इस C के ऊपर भी, लेकिन इन पॉइंट्स को छोड़ के z1 z2 से लेके zn तक। तो उस टाइम पे इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। दूसरा जो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो है रेजिड्यू एट पोल्स और इस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीके की है। अगर हमारे पास जो है एक f फंक्शन है और साथ ही साथ z0 जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इस f फंक्शन की, तो इस z0 को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो पोल होगा इस f फंक्शन का जिसका ऑर्डर m के बराबर होगा। अगर हम f को जो है ऐसे लिख सकें, f ऑफ z जो है वो बराबर हो फाई ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z0 की पावर m, जहां पे फाई ऑफ z जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन हो और एक नॉन जीरो फंक्शन हो इस z0 पे। इसी चीज को हम वाइस एंड वर्सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसा कह सके कि f ऑफ z जो है वो बराबर हो इस चीज के, जहां पे फाई ऑफ z जो है वो एनालिटिक हो और नॉन जीरो हो इस z0 पे, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि z0 जो है वो पोल होगा इस f फंक्शन का जिसका ऑर्डर जो है वो m के बराबर होगा। इसी के साथ ही हम एक और चीज कह सकते हैं कि रेजिड्यू जो है f ऑफ z का z इक्वल टू z0 पे वो होगा बराबर फाई ऑफ z0 के, अगर इस केस में जो है m की वैल्यू 1 के बराबर होगी। और साथ ही साथ रेजिड्यू जो है f ऑफ z का इस z इक्वल टू z0 पे वो बराबर होगा फाई का हम डेरिवेटिव करेंगे m-1 टाइम्स z0 के ऊपर डिवाइडेड बाय m-1 फैक्टोरियल। ये चीज जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो ये वो दो कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि C जो है वो एक सर्कल है जो कि दिया गया है कुछ इस तरीके का, Z जो है वो बराबर है 4 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा के। इस केस में हम यूज करेंगे आइलर्स फॉर्मूला जो कि कुछ इस तरीके का है, e की पावर आयोटा थीटा जो है वो बराबर होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो ये चीज फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 4 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी 0 से 2 पाई। इस केस में C जो है वो एक ऐसा सर्कल है मॉड z इक्वल टू 4 जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और साथ ही साथ जिसका रेडियस जो है वो 4 के बराबर है। इस क्वेश्चन में जो हमारा f ऑफ z जो है वो बराबर है e की पावर z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2z के, जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर z डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 2 के। जैसा कि इस क्वेश्चन के केस में क्या है कि C जो है वो एक सिंपल क्लोज कॉन्टूर है और साथ ही साथ f जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है इस C के अंदर भी और C के ऊपर भी, लेकिन इन दो सिंगुलर पॉइंट्स को छोड़ के जो कि कुछ इस तरीके का है,
Z1 इक्वल टू 0 और साथ ही साथ Z2 इक्वल टू 2 और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो इस C के अंदर है। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम से जो है हम ये चीज कह सकते हैं कि इंटीग्रल ओवर C f ऑफ z इंटू dz जो है वो बराबर होगा 2 पाई आयोटा इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा रेजिड्यू f का एट z1 इक्वल टू 0 पे प्लस रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z2 इक्वल टू 2 और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर हमें इंटीग्रल ओवर C f ऑफ z इंटू dz की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें इन दोनों की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेजिड्यू f ऑफ z का z1 इक्वल टू 0 पे। इस केस में f ऑफ z जो है वो बराबर है e की पावर z डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 2 के। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय z, जो कि फर्दर बराबर होगा फाई ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस 0 की पावर 1। इस केस में फाई ऑफ z जो है वो बराबर है e की पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 के, जो कि एनालिटिक है z1 इक्वल टू 0 पे, और साथ ही साथ फाई ऑफ z1 जो कि बराबर होगा फाई ऑफ 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 2 एंड विच इज इक्वल टू होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है z1 इक्वल टू 0 ये जो है वो पोल होगा हमारे f फंक्शन का जिसका ऑर्डर 1 के बराबर होगा। और साथ ही साथ रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक क्या है कि रेजिड्यू जो है f का z1 इक्वल टू 0 पे वो बराबर होगा फाई ऑफ 0 के, जो कि फर्दर बराबर होगा माइनस 1/2 के। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे रेजिड्यू f का z2 इक्वल टू 2 पे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस केस में f ऑफ z जो है वो बराबर है e की पावर z डिवाइडेड बाय z इंटू z माइनस 2 के। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर z डिवाइडेड बाय z होल डिवाइडेड बाय z माइनस 2, जो कि फर्दर बराबर होगा साई ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 की पावर 1। इस केस में साई ऑफ z जो है वो बराबर है e की पावर z डिवाइडेड बाय z के, जो कि एनालिटिक है z2 इक्वल टू 2 पे, और साथ ही साथ साई ऑफ z2 जो कि बराबर होगा साई ऑफ 2 के, जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये चीज जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक क्या है कि z2 इक्वल टू 2 जो है वो पोल है हमारे f फंक्शन का जिसका ऑर्डर जो है वो 1 के बराबर है, और साथ ही साथ रेजिड्यू जो है f का z2 इक्वल टू 2 पे वो बराबर होगा साई ऑफ 2 के, जो कि फर्दर बराबर होने वाला है e की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 के। जैसा कि इक्वेशन 1 में क्या था कि इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z इंटू dz जो है वो बराबर था 2 पाई आयोटा इंटू ब्रैकेट के अंदर था रेजिड्यू f ऑफ z का z1 इक्वल टू 0 पे प्लस रेजिड्यू f ऑफ z का एट z2 इक्वल टू 2 पे, और इस चीज की वैल्यू जो है वो बराबर आई है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 के, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू जो है वो बराबर आई है e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 2 पाई आयोटा इंटू माइनस 1/2 प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो कि फर्दर बराबर होगा 2 पाई आयोटा इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस केस में ये जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस 2 से, तो उसके बाद ये चीज फर्दर बराबर होगी पाई आयोटा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि इंटीग्रल ओवर c e की पावर z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2z इंटू dz ये जो है वो बराबर आया है पाई आयोटा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के, और इसी इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन के अंदर, और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. So stay tuned for the next video.